वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। अभी आप देख रहे हैं कि हम मॉडिफाइड ऑर्डिनेंस 10 जो है CSBTU का, उस पे वीडियोस बना रहे हैं और अभी तक हम पेज 8 तक पहुंच चुके हैं और उसके आगे का हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए रिसर्च का, फिर आपका रिसर्च सेंटर आप कौन सा ले सकते हैं, उसके क्या क्राइटेरियाज हैं, और साथ ही साथ आप सुपरवाइजर को सुपरवाइजर से रिलेटेड भी जो ऑर्डिनेंस में गाइडलाइंस दिए हुए हैं वो पूरा हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उसको लाइक और शेयर भी करें। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि पिछले वीडियो में हम पेज 8 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो आज के वीडियो में हम उससे आगे जाएंगे। तो ये देख रहे हैं आप, 9th पॉइंट जो है वो है सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे कि हमको जो सब्जेक्ट है वो पीएचडी का किस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर कि पीएचडी जो है वो उसी सब्जेक्ट में की जाती है जिस सब्जेक्ट में आपने किया है या फिर बैचलर डिग्री जिसमें ली है। लाइक अगर आप फार्मेसी वाले हैं तो आपने एम फार्म किया होगा, बी फार्म किया होगा, तो आप फार्मास्यूटिकल साइंसेज में ही आप पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि ब्रांच कौन सी लेंगे, वो तो आजकल आप कोई भी ब्रांच ले सकते हैं, क्योंकि फार्मेसी सपोज है तो उसमें आपको फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पीएचडी डिग्री नहीं मिलती है, वो ओवरऑल हमको फार्मास्यूटिकल साइंसेज में मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज और बोला गया है कि हम जो ऑर्डिनेंस है वो हमको एंकरेज करता है कि हम डिफरेंट अलाइड सब्जेक्ट्स में या इंटरडिसिप्लिनरी नेचर जो है उसमें भी हम पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। तो अब इसके लिए ये होगा कि जो आपके गाइड होंगे या सुपरवाइजर होंगे उनका सब्जेक्ट देखा जाएगा, और साथ ही साथ अगर आप कुछ और डिफरेंट चीज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके को सुपरवाइजर्स 1 या 2 होंगे, और ये आप इनको साथ में अपने एक अटैच कर सकते हैं या ले सकते हैं अपने सुपरवाइजर के अलावा। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे प्लेस ऑफ रिसर्च। सो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ रिसर्च? तो आप चाहें तो किसी भी रिसर्च सेंटर को अपना रिसर्च का प्लेस एज ए रिसर्च ऑफ प्लेस ऑप्ट कर सकते हैं, और आपको वहीं से फिर आगे पीएचडी करना पड़ेगा, और वहीं पर उनके जो डीआरसी है वहां से आपका फॉर्म जो है वो फॉरवर्ड होके आगे जाएगा। ओके, सो आपको किस रिसर्च सेंटर से पीएचडी करना है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली ही फिर आप उसमें वर्क करेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक चीज और बोली जा रही है कि आप जब वर्क करते हैं जिस भी रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट में, तो वहां पर आपके रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजर होना जरूरी है, क्योंकि वहां से आपको एक जो है वो को सुपरवाइजर या सुपरवाइजर उस रिसर्च सेंटर का भी होना बहुत जरूरी। ठीक है, तो यहाँ हम ये बात कर रहे थे कि जो यूनिवर्सिटी है उनका ये कहना है कि आप एक सुपरवाइजर कहीं से भी ले सकते हैं, बस क्राइटेरिया ये है कि वो जो भी पर्सन है या जो भी टीचर है वो हमारे CSBTU से एफिलिएटेड किसी भी इंस्टीट्यूट में वर्क होना जरूरी है उनका। ठीक है, और उसके अलावा आप एक को सुपरवाइजर कहीं और से भी दूसरी जगह से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमारे CSBTU का ही हो। It can include institutions and laboratories run and sponsored by the union or state governments or its agencies and foreign university or institution of repute। मतलब हम एज अ को सुपरवाइजर बाहर के भी किसी प्रोफेसर को, किसी टीचर को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जिस रिसर्च सेंटर में आप अपना फॉर्म दे रहे हैं या जहां से अपना फॉर्म फॉरवर्ड करा रहे हैं वो एक अप्रूव्ड रिसर्च सेंटर होना जरूरी है। और यहाँ पर इसके बाद फिर हम बात करते हैं मेन क्राइटेरियाज कि सुपरवाइजर को सुपरवाइजर के लिए क्या क्राइटेरियाज हैं।
तो इसमें आप देखिए कि जो पर्सन सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर हो सकते हैं जो कि रिसर्च स्कॉलर को गाइड कर सकते हैं, उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। तो फर्स्ट है कि अगर कोई प्रोफेसर है यूटीडी का, यानी कि यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट में, या फिर वो यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में, और उनके पास एटलीस्ट 5 पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स होना चाहिए यूजीसी केयर अप्रूव्ड या एससीआई इंडेक्स या रेफर्ड जर्नल्स में, और ये स्कोपस डेटाबेस में होना चाहिए। या फिर अगर वो एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर कैडर के पर्सन है यूनिवर्सिटी के, या प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर रीडर है किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में जो कि एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी है, और उनके पास डॉक्टरेट की डिग्री होना जरूरी है, पीएचडी होना चाहिए, और साथ ही साथ उनके मिनिमम 3 पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स होना चाहिए। सेम वही क्राइटेरिया यूजीसी केयर अप्रूव्ड, एससीआई इंडेक्स और रेफर्ड जर्नल। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो बाई चांस ऐसा कंडीशन है कि जिस एरिया का स्कॉलर है उस एरिया में अगर लिमिटेड नंबर ऑफ जर्नल्स उसमें नहीं है, तो वहां पर जो यूनिवर्सिटी है वो रिलैक्स कर सकते हैं कंडीशंस में, लेकिन उसको आरडीसी में अप्रूव कराना पड़ेगा और प्रॉपर रीजंस के साथ। फिर थर्ड आता है कि अगर कोई लेक्चरर पोस्ट का है, असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, तो लेकिन उनके पास पीएचडी यानी डॉक्टरेट डिग्री है और उनके पास 3 रिसर्च पेपर्स हैं यूजीसी केयर अप्रूव्ड और एससीआई कैटेगरी वाले, और उनका एटलीस्ट 2 इयर्स का पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस है, तो वो भी एज अ गाइड अप्रूव हो सकते हैं, वो भी एज अ सुपरवाइजर हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बोल रहे हैं कि अगर बाई चांस ऐसा होता है कि 2 साल का भी पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनके पास कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है नॉट लेस देन 5 लाख, मतलब मिनिमम 5 लाख से ऊपर का अगर उनके पास कोई भी माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट है, या उनके पास कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं लाइक सीजी कॉस्ट का, या फिर डीएसटी सीएस हायर यूजीसी ये सब के, और या फिर इंटरनेशनल लेवल के भी, तो वो भी वहां पर ये जो 2 इयर्स का पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस वाला जो क्राइटेरिया है उससे भी एग्जेम्पशन हो जाएगा। या फिर अगर कोई साइंटिस्ट या डायरेक्टर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ यूनिवर्सिटी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब अगर कोई साइंटिस्ट या डायरेक्टर है जो कि स्टेट या सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में या लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं, जिनके पास की डॉक्टरेट डिग्री है और उनके पास 3 रिसर्च पेपर्स हैं, तो या फिर 3 रिसर्च पेपर नहीं है लेकिन उनके पास अगर मिनिमम 2 इंडियन पेटेंट्स है या 1 इंटरनेशनल पेटेंट है, और उनके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसी रेस्पेक्टिव फील्ड में, तो वो भी एज अ गाइड या को गाइड बन सकते हैं या अप्रूव हो सकते हैं। फिर 11.2 में आता है अगर कोई साइंटिस्ट है जो कि रेगुलर सर्विस में रिसर्च लैबोरेटरीज में, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की लैबोरेटरीज है, जो कि वही जो हमारी यूनिवर्सिटी है सीएसवीटी उसके जियोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन में आती है, तो वो भी अप्रूव हो सकते हैं रिसर्च सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर ऐसा होता है कि जो सुपरवाइजर है, जो रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजर है, वो अगर एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर्स भी लास्ट 5 इयर्स में पब्लिश नहीं कर पाते हैं यूजीसी केयर अप्रूव्ड और एससीए कैटेगरी में, तो फिर वो नए कैंडिडेट्स को लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और उनको अगर फिर सुपरविजन करना है, न्यू कैंडिडेट्स चाहिए, तो उनको मिनिमम 2 पेपर्स तो लास्ट 5 इयर्स में पब्लिश करना कंपलसरी। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है एक और कंडीशन आती है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी के रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजर्स एंड को सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, उनका अगर सुपर एनुएशन हो जाता है, मतलब उनका जो एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स जो एज का क्राइटेरिया है अगर उससे ऊपर वो हो जाता है, तो फिर वो आगे न्यू स्टूडेंट्स को लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर बाय चांस कोई स्टूडेंट्स ऑलरेडी उनके पास रजिस्टर्ड है, तो वो उनको कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर एक चीज और बोली जा रही है कि जो चेयरमैन है डीआरसी, उनकी परमिशन से फिर उनको एक एडिशनल को सुपरवाइजर जो है जो कि सर्विस में है, उनको साथ में ऐड ऑन करना पड़ेगा, पर वो एज ए गाइड जो है वो कंटिन्यू करेंगे जब तक कि उस स्कॉलर का पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है।
मतलब वहां पर ये क्राइटेरिया नहीं है कि वो उसको सुपरवाइज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर एक और बोला जा रहा है कि जो रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर है, कंडीशन यहाँ इन्होंने बोली है, जो पब्लिकेशन है फुल रिसर्च पेपर को ही पब्लिकेशन माना जाएगा, कोई टेक्निकल नोट या शॉर्ट पेपर को पब्लिकेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है। और एक चीज और है, जो को सुपरवाइजर है वो यूनिवर्सिटी के बाहर के जुरिस्डिक्शन का भी हो सकता है, जैसे हमने पहले वहां पर देखा था कि अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का पर्सन है या कोई दूसरा भी है तो वो भी एज अ को सुपरवाइजर एड ऑन हो सकता है। फिर जो सुपरवाइजर है उनका रेगुलर फैकल्टी मेंबर होना बहुत जरूरी है। कहाँ रेगुलर फैकल्टी मेंबर होना है? एनी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब जो सीएसवीटीयू है, क्योंकि ये सीएसवीटीयू का ऑर्डिनेंस है, तो जो सुपरवाइजर है उनको सीएसवीटीयू एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में होना बहुत जरूरी है अगर वो सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो। ठीक है। तो सुपरवाइजर कंडीशन के लिए ये बोला जा रहा है कि अगर कोई बाहर का एक्सटर्नल सुपरवाइजर हम नहीं अलाउ करेंगे, को सुपरवाइजर कोई बाहर का भी बन सकता है, लेकिन वहां पर भी हमको आरडीसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसके पहले डीआरसी जो है वहां पर उसका रिकमेंडेशन होगा। रिकमेंडेशन के बाद जो इंस्टीट्यूट की डीआरसी है वो डॉक्यूमेंट्स को आगे फॉरवर्ड करेंगे और फिर आरडीसी में उनका अप्रूवल है। जो खुद पीएचडी कर रहा है, खुद अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर बनने के लिए। सो फाइनली जो फुल टाइम रेगुलर टीचर है जो कि पूरे जो कंडीशंस या गाइडलाइंस दी हुई है ऑर्डिनेंस को उनको अगर सेटिस्फाई करते हैं और हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसी के एफिलिएटेड किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं तो फिर वो जो है वो एक सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर बन सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, अब कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि किसी गाइड या को गाइड के पास कितनी सीट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने बहुत अच्छे से ये टेबल बना के हमको समझाया है। प्रोफेसर है अगर, तो प्रोफेसर के पास 8 सीट्स होती हैं। तो अगर से वो चाहे तो सोलली कितने ले सकते हैं? पूरे 8 ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी में आप को सुपरवाइजर भी हैं, देखिए यहाँ पर, तो क्या होगा, सपोज आपने 5 इंडिविजुअल लिए हैं तो आप 3 जॉइंट यानी 3 में आप को सुपरवाइजर बन सकते हैं। अगर आप 4 में इंडिविजुअल हैं तो 4 में आप जॉइंट। मतलब ये इस टेबल को आपको ऐसे समझना है कि कोई भी प्रोफेसर 8 स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट्स को के लिए गाइड या को गाइड नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ये चीज ऐड कर दिया है कि को गाइड भी अगर वो है तो भी वो इस लिस्ट में ऐड ऑन होंगे। अगर कोई एसोसिएट प्रोफेसर है तो देखिए एसोसिएट प्रोफेसर का मैक्सिमम है 6 और अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उनका मैक्सिमम है 4। तो एसोसिएट प्रोफेसर वो इंडिविजुअल या सोलली 3 ले सकते हैं और अगर चाहे तो वो सोलली 6 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वहां आपको जॉइंट नहीं लेना होगा। तो सोलली 3 लिए तो जॉइंट आप 3 ले सकते हो, फिर सोलली 2 लिए तो जॉइंट 4 और ले सकते हैं, यहाँ 1 है तो 5 और ले सकते हैं। अगर आप सोलली नहीं लेना चाहते हो तो पूरे 6 भी आप जॉइंट में ले सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर लेवल की बात करें तो वहां पर सोलली आप 2 ले सकते हैं, जॉइंटली 2, फिर सोलली 1 है तो फिर जॉइंटली 3 और सोलली 0 है तो जॉइंटली 4। ठीक। सो ओवरऑल यहाँ पर जो इन्होंने समराइज किया हुआ है कि जो प्रोफेसर है वो सिर्फ या मैक्सिमम कितनों को गाइड कर सकते हैं? 8 पीएचडी स्कॉलर्स को गाइड कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर है तो वो मैक्सिमम 6 स्कॉलर्स को ले सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर मैक्सिमम 4 को ले सकते हैं। सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको होप आप समझ गए होंगे। अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके। अब यहाँ पर एक चीज है कि पहले क्या होता था कि जब समरी सबमिट हो जाती थी तब ये मान लिया जाता था कि वो सीट वेकेंट हो गई, पर अभी यहाँ पर इन्होंने ये प्रोविजन दिया है कि अगर कोई रिसर्च स्कॉलर है, उन्होंने जब अपनी पीएचडी थीसिस सबमिट की है तब जो डेट ऑफ सबमिशन है उसको कंसिडर किया जाएगा कि अब ये जो सीट है वो रिसर्च सुपरवाइजर की वेकेंट हो गई है। ओके। तो फिर उनकी जगह पे या उस स्कॉलर की जगह पे रिसर्च सुपरवाइजर चाहे तो नया रिसर्च स्कॉलर ले सकते हैं।
अब एक चीज और कि अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि in case of the teacher being transferred among colleges under government, corporate or same management affiliated to the university, the recognition of the teacher as research guide at research center shall be continued for the existing candidate. In such cases, a co-supervisor is to be engaged at the research center. इसका क्या मतलब हुआ? अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है कि अगर कोई एक टीचर है वो वहां से ट्रांसफर हो गया और किसी दूसरी जगह पे चला गया, बट अगर गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेम मैनेजमेंट है बट एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी है, मतलब सीएसयूटीयू के ही अंडर में है, तो वो रिसर्च गाइड कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन एक को सुपरवाइजर जो है वो एड ऑन वहां पर जरूर होंगे उस रिसर्च सेंटर के भी. ओके, सो द रिसर्च डाटा इन केस ऑफ रीलोकेशन ऑफ वुमेन स्कॉलर, ये इंपॉर्टेंट है कि जो गर्ल्स हैं उनकी कई बार मैरिज होने के बाद वो दूसरी जगह चली जाती हैं, तो उन कंडीशंस में यूनिवर्सिटी जो है वो परमिट करेगी उनको कि वो जिस जगह पर गए हैं अगर वो जाना चाहे उस यूनिवर्सिटी में दूसरी जगह पर अगर ट्रांसफर लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, लेकिन वहां पर उनको जो ऑर्डिनेंस की सारी कंडीशंस है उनको फॉलो करना होगा. और साथ ही साथ जो रिसर्च वर्क जो है वो अगर कुछ फंडिंग एजेंसी है तो वहां पर हमको ध्यान देना है कि फंडिंग एजेंसी का क्या रहेगा, और स्कॉलर जो है रिसर्च स्कॉलर उसको क्रेडिट देना पड़ेगा ओरिजिनल रिसर्च सुपरवाइजर और इंस्टीट्यूशन को. सो आज का ये वीडियो यहीं तक. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो पेजेस है उसको डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग our channel Sai Edu Pharma and do like, share and subscribe the channel.